हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आशीष सिंह का नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने भारत में व्यापार किया। तो आइए पहले फटाफट लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज द की ऑफ सक्सेस। अगर हमको सफल होना है तो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, यही एक लक्ष्य होना चाहिए। ईट, स्लीप, ड्रिंक एंड रिवीजन। ठीक है, हमेशा आपको रिवीजन करना है, डेली का डेली आपको रिवीजन करना है। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं रिवीजन से। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में आया। कहां पे आया? कालीकट में आया। उसका स्वागत किसने किया? वहां के तत्कालीन शासक, जिसकी उपाधि जेमोरिन की थी। ठीक, इसके बाद वो दूसरा पुर्तगाली अभियान कब आया? 1500 ईस्वी में, 1500 से 1501 ईस्वी में पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल के नेतृत्व में आया। वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है 1502 ईस्वी में, और 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क की सहायता से, ध्यान दीजिएगा उस टाइम अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था, तो उसकी सहायता से कोचीन में पहले पुर्तगाली किले का निर्माण किया गया। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई अपनी? कोचीन में। कब लगाई? 1503 में। इसके बाद वास्को डी गामा 1524 सितंबर 1524 में वापस भारत आता है और वो वायसराय बनकर आता है, परंतु दिसंबर 1924 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहां मृत्यु होती है? कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, पुर्तगाली कंपनी जो थी एस्तादो इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 ईस्वी में ही उसकी स्थापना हो गई थी एस्तादो डी इंडिया की। इसके बाद आते हैं हम लोग गवर्नर पर, देखते हैं। गवर्नर से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गवर्नर में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। उसने क्या किया? उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। और उसने क्या किया था? 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर द्वीप पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे? हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति के विस्तार से है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू करी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाल का भारत में? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसका वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता था। इसने क्या किया? इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर बैन लगाया। यहां भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया। अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती करी। ठीक, और इसके बाद इसने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या था? इसने बीजापुर के आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा पे कब्जा किया। तो इसके कब्जे का क्रम क्या था? इसने पहले गोवा पे कब्जा किया, उसके बाद इसने क्या किया? मलक्का पे कब्जा किया। 1510 में गोवा पे, 1511 में मलक्का पे कब्जा किया। मलक्का की मंडी, जो मलक्का स्टेट कहां पड़ता है? ये मलक्का स्टेट पड़ता है आपका, क्या करता है मलक्का स्टेट? अंडमान सी। अंडमान सी कहां था? हिंद महासागर। अंडमान सी और साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ में है। तो साउथ चाइना सी कहाँ आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है, प्रशांत महासागर में आता है। तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है मलक्का स्ट्रेट। ये ध्यान रखिएगा, आजकल चर्चा में है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मलक्का स्टेट पे कब कब्जा किया? 1511 में। इसके बाद इसने होर्मुज पे कब्जा किया। होर्मुज, स्टेट ऑफ होर्मुज क्या करता है? आपका गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करता है। तो 1515 में इसने स्टेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा किया। तो कब क्रम क्या हो गया कब्जा का? पहले गोवा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मलक्का, फिर आपका आएगा होर्मुज। ये किसने कब्जा किया था? अल्बुकर्क ने। कैसे कैसे? गोवा, मलक्का, होर्मुज। ठीक है, ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि गोवा पे कब्जा तो किया अल्बुकर्क ने, मगर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक है, ये तो रहा पुर्तगालियों के बारे में। कुछ एक चीजें छूट गई थी, जैसे गोथिक आर्किटेक्चर पुर्तगालियों की ही देन है।
तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और अकबर के दरबार में उन्होंने जेसुइट मिशन भेजा था। एक्चुअली क्या था कि पुर्तगालियों का भारत में व्यापार करने का क्या दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था जो यूरोप में व्यापार होता है उसमें रोमन साम्राज्य के एकाधिकार था, और अरब एशिया में भी जो व्यापार होता था उसमें अरबों का एकाधिकार था। तो रोमन साम्राज्य का यूरोप में और अरबों का एशिया में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना, ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य क्या था? दूसरा लक्ष्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तब ये इतने घमंडी और दम्भ हो गए थे पुर्तगाली कि इन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन भेजा, और इनकी क्या चाह थी कि ये अकबर को ही क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दे, यानी अकबर को ही ईसाई बना दे, जिससे कि पूरी भारत की जनता ही, जब बादशाह ईसाई बन जाएगा तो धीरे धीरे भारत की जनता में ईसाई धर्म का प्रचार होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना था। तो जेसुइट मिशन भेजा गया था अकबर के दरबार में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चलिए इनके बाद आते हैं, तो अब क्या था, कंपनियों के आगमन का क्रम, ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। पहला कौन आया? पुर्तगाली आया। दूसरा कौन आए? डच या हॉलैंड वाले आए, ठीक। तीसरे अंग्रेज आए। चौथे डेनिश कंपनी आई, और पांचवे फ्रेंच आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद स्वीडिश भी आए थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। क्रम क्या है? पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनमार्क वाले, पांचवा फ्रांस वाले, ये ध्यान रखना। हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में आए, और सबसे आखिरी में गए 1961 में गए, ठीक है। गोवा दमनदीप से ये लोग कब गए? 1961 में गए। तो चलिए फटाफट से आपने रिवीजन कर लिया होगा। जब मैं आपको बोलता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, तो आप भी मन मन में या अपने रूम में बैठे हैं तो अपनी एक बार धीमी आवाज में ही अपना रिवीजन कर लीजिएगा, और लिख लेंगे एक बारी तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं डचों की। देखिए, जब 1498 में पुर्तगाली एस्तादो इंडिया की स्थापना हो गई थी, इसके बाद क्या होता है, नीदरलैंड या हॉलैंड की संसद ने 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने के लिए अनुमति दी जाती है। उस कंपनी का नाम क्या होता है? वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे। वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे, या इसको ही नाम दिया गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक। यह एक अर्ध सरकारी कंपनी थी, जैसे आजकल अर्ध सरकारी पीएसयूज होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसी प्रकार की एक अर्ध सरकारी कंपनी थी। इसके निदेशक मंडल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसमें 17 लोग हुआ करते थे। तो उन 17 लोगों को क्या बोला जाता था? जेंटलमैन 17 बोला जाता था, ठीक है। तो इस कंपनी जो बनी वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे, इसका दो मुख्यालय थे, एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में और दूसरा बटाविया इंडोनेशिया में। ध्यान रखना, इन्होंने इंडोनेशिया में अपना स्टार्टिंग में ही मुख्यालय बना लिया, जो ईस्ट में व्यापार करने के लिए था, उसमें इंडोनेशिया में ही मुख्यालय बनाया। इससे यहाँ से मालूम चलता है कि उनकी रुचि जो थी इंडोनेशिया में व्यापार करने की ज़्यादा थी अपेक्षाकृत भारत में, ठीक है। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में डचों का पहला दल किसके नेतृत्व में आया, तो वो कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया। या हाउटमैन याद करना आपको ज़्यादा आसान रहेगा, तो किसके नेतृत्व में आया? कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, तो बंगाल में तो उन्होंने पीपली में करी, मगर भारत में उन्होंने मूसलीपट्टनम में करी। पहले उन्होंने कहाँ अपनी फैक्ट्री भारत में स्थापित करी? मूसलीपट्टनम में। मूसलीपट्टनम यहाँ पे है। मूसलीपट्टनम कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। देखिए, डचों ने मूसलीपट्टनम में लगाई, मगर पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी अपनी फैक्ट्री? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो डचों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? मूसलीपट्टनम में लगाई। इसके बाद बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पीपली में लगाई। डचों का जो भारत में इन्होंने फिर अपना हेडक्वार्टर बनाया, हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पहले बनाया? पुलिकट में बनाया। पुलिकट मैप में देख लीजिए, तमिलनाडु में पुलिकट है।
तो पुलिकट में जब इन्होंने बनाया, तो इसमें पुलिकट में ये लोग क्या करते थे, अपने सोने के सिक्के ढालते थे, यानी स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्ण पैगोडा को ढालते थे। तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डच अपने सोने के सिक्के कहाँ ढालते थे, तो पुलिकट में डालते थे। पुलिकट में फैक्ट्री बनाने के बाद 1690 में इन्होंने अपनी ये जो मुख्यालय था इसको नागापट्टनम में ट्रांसफर कर दिया। नागापट्टनम कहाँ पड़ता है आपका? नागापट्टनम एक तटीय शहर है तमिलनाडु का। ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें भारत में नागापट्टनम शहर जो था वो बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसको दोबारा से बसाया गया है। नागापट्टनम किसके पास पड़ता है? ये तंजावुर के पास पड़ता है। तंजावुर में क्या प्रसिद्ध है? बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था। प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके बाद नागापट्टनम को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद इन्होंने अपने फोर्ट बनाए। एक चिंसुरा, चिंसुरा कहाँ पड़ता है आपका? बंगाल में पड़ता है। देखिए मैप आप जरूर बनाइएगा, चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी मैप बनाइएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मैप अच्छा बनेगा। और मैप से क्या होता है, तुरंत दिमाग में बैठ जाता है। तो चिंसुरा में, चिंसुरा कहाँ है आपका? बंगाल में है। इन्होंने कहाँ बनाया? गुस्ताउस फोर्ट जो बनाया इन्होंने चिंसुरा में बनाया। ठीक, फिर कोच्चि में फोर्ट विलियम बनाया इन्होंने। कोच्चि में फोर्ट विलियम बनाया। यूपीएससी में बड़ी एक ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि फोर्ट विलियम कोर्ट कोचीन में किसने बनाया था? तो डचों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं डचों की व्यापार नीति के बारे में। डचों की जो व्यापार नीति थी, डच जो थे आर्थिक और राजनीतिक रूप से ज़्यादा उदार थे। ये क्या करते थे? स्थानीय लोगों को रोजगार देने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्री थी, कासिम बाजार कहाँ पे? यहाँ पे मैप पे देख लीजिएगा। कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्री थी वहाँ पर इन्होंने स्थानीय लगभग 3000 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया था, जो वहाँ पे माल ढुलाई व अन्य काम किया करते थे। इनके भारतीय डचों के भारतीय शासकों से और व्यापारियों से मधुर संबंध रहे। ये भारतीय शिल्पकारों को एडवांस में पैसे दिया करते थे और उनसे बाद में सामान खरीदा करते थे। जब भी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उसका एडवांस में पैसा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेज और पुर्तगालियों की तरह कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग व्यापार में नहीं किया। हालांकि पुर्तगालियों को खदेड़ने में डचों का हाथ है, मगर इन्होंने व्यापार में कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि नाम ही इनका जेंटलमैन 17 था। तो भाई जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जेंटलमैन 17 है तो ये लोग बिहेव भी जेंटलमैन की तरह ही करते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वो भारत से क्या क्या चीज़ें भारत में आए और उन्होंने भारत से क्या क्या चीज़ें विदेशों में भेजी। पहले तो उन्होंने क्या भेजा विदेशों में निर्यात जो किया भारत से? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धागा, मसाले, अफीम, चीनी, सोरा और नील। ठीक है, तो चीनी और सोरा मुख्यतः बिहार से ये लोग ले जाते थे। कांच और आयात क्या करते थे? जो इन्होंने निर्यात किया उसके बदले विदेशों से भारत में क्या सामान ये लोग बेचते थे लाकर या दिया करते थे? तो सोना, चांदी, पारा, कांच की वस्तुएं और ऊन। ठीक है, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। देखिए, जब डच भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उस समय पूरे हिंद महासागर में किसका एक छत्र साम्राज्य था? पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर रखा था। तो ये स्वाभाविक था कि जब भी कोई दूसरा आएगा तो उसका सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? पुर्तगालियों से होगी। तो डचों की लड़ाई होती है पुर्तगालियों से, संघर्ष होता है पुर्तगालियों से। कहाँ होता है? इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पे होता है। इंडोनेशिया क्या बहुत से द्वीपों का समूह देश है? ठीक है, तो वहाँ पे जो मसाला द्वीप था वहाँ पे उन्होंने डचों ने पुर्तगीज़ को हराया और पुर्तगीज़ पे कब्जा किया। फिर क्या होता है? 1641 ईस्वी में मलक्का और सिलोन, श्रीलंका को इन्होंने अपने कब्जे में लिया पुर्तगीज़ से। मलक्का ध्यान रखिएगा अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है श्रीलंका से। इन्होंने जकार्ता को जीतकर जकार्ता के खंडरों में बैटेविया नामक शहर की स्थापना करी। मुगल बादशाह औरंगजेब से इन्होंने 3.5% वार्षिक दर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया औरंगजेब ने। ठीक है, जबकि
पुर्तगालियों ने किसके परमिशन से हुगली में बस्ती बसाई थी? बादशाह अकबर की परमिशन से बसाई थी। परंतु क्या किया था, अकबर की परमिशन से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती तो बसा ली, मगर गलती क्या कर बैठे, गलती कर बैठे वो क्या किए कि उन्होंने शाहजहां की 2 दासियों को कब्जे में ले लिया। तो जब 2 दासियों को कब्जे में ले लिया, बादशाह की दासियों को कब्जे में ले लिया, इतनी हिम्मत, इतना साहस, तब बादशाह को एक मौका मिला। उन्होंने जब हुगली को अपना लूटपाट का, पुर्तगालियों ने हुगली को अपना लूटपाट का अड्डा बना लिया, तो जैसे ही बादशाह तो तैयार है बैठे थे कि कब पेलना है इनको, एक मौका मिल गया कि भैया इन्होंने लूटपाट करी है तब, और मगर बदला लेने का क्या मकसद था कि जो दासियों को कब्जे में ले लिया था, मेन मकसद वो था। तो शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। ठीक है, तो हुगली से पुर्तगालियों को व्यापार करने, हुगली में व्यापार करने की परमिशन पुर्तगालियों किसने दी थी? अकबर ने। और खदेड़ा किसने था? शाहजहां ने। मगर यहां पे देखिएगा डचों को किसने परमिशन दी? औरंगजेब ने। पिछला मैंने इसलिए रिकैप किया कि आपको याद रहे। तो औरंगजेब ने डचों को परमिशन दी और पुर्तगालियों को अकबर ने दी थी। ठीक है, डचों की जो व्यवस्था थी, व्यापारिक व्यवस्था थी, कार्टेल पर आधारित थी। कार्टेल पे आधारित थी। कार्टेल में क्या होता है, मान लीजिए 4 या 5 आपके व्यापार, 4 या 5 स्टेट हैं, उसमें 4 या 5 अलग अलग स्टेट को एक अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, वो उसका अपना कार्टेल रहता है। इसमें क्या सहकारिता की भावना रहती है। अगर मैं मान लीजिए मैं किसी स्टेट में हूँ और मैं वहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ, तो बगल वाले स्टेट वाला अगर व्यापारी मेरे यहाँ से थ्रू अपना माल गुजारता है तो मैं उसको जाने देता हूँ, और इसके बदले में मेरा जो माल है दूसरे स्टेट से जाएगा, तो उसके स्टेट से जाएगा तो वो भी वहाँ से गुजरने देता है। ये आपने नार्कोस देखा होगा या मैक्सिकन ड्रग कार्टेल देखा होगा, तो वहाँ पे कार्टेल सिस्टम जो था साउथ अमेरिका में लेट 1990 के दशक में काफ़ी फेमस रहा था। ठीक है, तो एक कार्टेल सिस्टम पर आधारित था। इसके बाद क्या हुआ, जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना मेन फोकस मसालों के व्यापार में रखा था। इसीलिए कालीकट को उन्होंने, कालीकट यहाँ पे है, कालीकट को काली मिर्च निर्यात के बंदरगाह के रूप में ही उन्होंने विकसित किया था। ठीक है, तो उनका मेन मकसद था मसाला व्यापार करना, मेन रुचि थी मसाला व्यापार करने में। जबकि डच ने क्या किया, मसालों से बढ़कर इन्होंने सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ को बढ़ावा दिया। इसी के कारण, डचों के कारण ही भारत से सूती वस्त्र का निर्यात यूरोप में होने लगा, जिसका श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो इनकी फैक्ट्री थी भड़ौच में जो फैक्ट्री थी, वहां से ये लोग सूती वस्त्र निर्यात करते थे। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सूरत है, सूरत और मुसलीपट्टनम से डच लोग नील का निर्यात करते थे। ठीक है, नील का निर्यात करते थे। चीनी और सूरत कहाँ से करते थे? पटना से ये लोग करते थे। ठीक है, इसके बाद डचों के पतन के कारण, एक तो पहला तो कारण था कि इनकी जो व्यापारिक उदार नीति थी वो था। दूसरा, क्योंकि ये अर्ध सरकारी कंपनी थी, तो कंपनी का सरकार पर सीधा नियंत्रण था, और जब नियंत्रण था और जहां राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, भ्रष्टाचार तो आ ही जाता है। तो क्या हुआ, कंपनी के जो शासक थे वो अयोग्य थे और उसमें भ्रष्टाचार था सबसे अधिक। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इनकी क्या रुचि थी? इनकी रुचि थी मसाला द्वीप में, इंडोनेशिया में, मुख्यालय तो वहीं बना रखा था। तो वो अपना जो कॉलोनी थी वो इंडोनेशिया में डेवलप करने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे एज कम्पेयर टू इंडिया। तो उनकी रुचि जो थी इंडोनेशिया में ज़्यादा थी। इसके बाद क्या हुआ, बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेदरा का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा। बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में, प्लासी के युद्ध के ठीक 2 साल बाद। ध्यान रखिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया और डचों की शक्ति जो थी भारत में समाप्त हो गई। तो होता क्या है कि अब बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। यहां पर भी नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जैसा कि उसने प्लासी के युद्ध में किया था, सेम उसने बेदरा के युद्ध में भी अंग्रेजों का नेतृत्व किया और डचों को हराया। इसके बाद डच जो थे अधिक खर्चीले थे, उन्होंने कभी उतनी सेविंग्स नहीं करी और उससे अपना व्यापार आगे नहीं बढ़ा पाया। जब आपके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होगी तो आप कहाँ से व्यापार करेंगे? ठीक है, इस प्रकार से डचों के आप जो केंद्र हैं
कहाँ कहाँ उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। जितनी भी आपकी कंपनीज आएंगी भारत में, मुख्यतः ये जो भारत के तटीय शहरों पर ही उनके व्यापारिक केंद्र मिलेंगे आपको। भड़ौत, सूरत, कोचीन, नागापट्टनम, कराईकल, पुलिकट, मुसलीपट्टनम, बालासोर, चिंसुरा, कासिम बाजार, आगरा और पटना। ये ध्यान में रखिएगा, अपने मैप में आप लोग बना लीजिएगा और अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। एक बार इन डचों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम यहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी गलतियां होंगी उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बस यही आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हैं, आज की क्लास समाप्त करते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।